चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए। हम 8 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई सैलरी नहीं दी जा रही, हम बेयारों मददगार हैं। 8,500 पाकिस्तानी खलीजी ममालिक समेत बैरून मुल्क जेलों में कैद, इकामा और वर्क परमिट के नाम पर बुनियादी इंसानी हुकूक भी पामाल। हुकूमती मुजरिमाना खामोशी एक सवालिया निशान। की मुश्किल न हुई आसान। एक और अदालती फैसले ने भी सफरी पाबंदियों के सदारती हुक्म को रोक दिया। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद क्या सोच रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ वाइज में खुश आमदीद। मैं हूँ अंबर शमसी। कम सिन घरेलू मुलाजमा तैयबा पर तशद्दुद हुआ, शोर मचा, केस अदालत में सुना जा रहा है। लेकिन एक बार फिर तैयबा के वालिद ने मुल्जिम एडिशनल सेशन जज खुर्रम अली खान और उनकी अहलिया माहीन जफ़र को माफ़ किया है और उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है। हकीकत जो भी हो, एक बच्ची पर जुल्म हुआ और जालिम को सज़ा मिलने का इम्कान नहीं लग रहा। ऐसा ही ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन इस पर स्टोरी पर हम प्रोग्राम में तवज्जो नहीं दे रहे। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का भी यही हाल है। जिनके पास ताल्लुकात हों, ताकतवर हों, उनके खिलाफ अगर मुकदमा होता है और जेल जाते हैं तो असर रसूख का इस्तेमाल करके रिहा हो जाते हैं। लेकिन जो गरीब मजदूर हों, जिनको हमारे मुल्क में मुलाजमत के मौक़े मुयसर ना हो और पढ़े लिखे ना भी हों, स्मगलर्स को पैसे देकर, कर्जे देकर बैरून मुल्क जाते हैं और बाज़ मुनशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल भी होते हैं। उनकी शिकायत ये है कि रियासत पाकिस्तान उनको ना मदद दे रही है और ना ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, और यही हमारी टॉप स्टोरी है। हम अभी इस वक्त बात करेंगे सबसे पहले जुनैद शाह से, जो सऊदी अरब में रियाद में रहते हैं, और उनका मसला उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जुनैद, आप एक कंपनी में काम कर रहे थे पिछले साल और आपको फारिग कर दिया गया था। आपके साथ मज़ीद और भी पाकिस्तानी हैं, 7-8। तो आप बता सकते हैं कि किन किन मुश्किलात से आप गुजर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। हम एक पाकिस्तानी कंपनी SKB सादुल्ला खान एंड ब्रदर्स में काम करते थे। हमें अगस्त के अंदर टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया 8 बंदों को कि आप लोग जो हैं यहाँ से जाएं, अपना तनाज़ुल उठा लें। हमने कंपनी से डिमांड किया कि हमारे तमाम लाइबिलिटीज़ को क्लियर किया जाए, लेकिन हमें 6 महीने से इधर बैठे हुए हैं और हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें 14 महीने हो गए हैं, ना हमारे पास सैलरी है, ना जॉब है। हमने यहाँ पे मकतब अमल में केस भी किया हुआ है, लेकिन वो केस हमारा चल रहा है। हम सब के इकामे ख़त्म हो चुके हैं, हम सब यहाँ पे इल्लीगल रह रहे हैं। जितने भी बंदे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं इल्लीगल रह रहे हैं। ना हमारे पास मेडिकेशन के पैसे हैं, ना खाना है। जहाँ पे हम रह रहे थे, हमें कंपनी ने रिहाइश दी थी, यहाँ पे बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सब कुछ जो है वो काट दिया गया है। हम लोग यहाँ पे मरने के लिए बैठे हुए हैं और हम लोग मजबूर हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग आप सबसे गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हम लोगों को यहाँ पे रहम किया जाए। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल तंग आ गए। अच्छा, आपकी हुकूमत से क्या गुजारिश होगी? इसलिए क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि कौंसल खाने के साथ कुछ एक खुली कचहरी भी हुई थी, आप अपना केस पाकिस्तानी कौंसलेट के पास भी लेकर गए थे। जी, हम उनके पास लेके गए हैं। हम 5 महीने पहले भी उनके पास गए थे, 2-3 बंदे, ज़्यादा नहीं गए थे, तो उन्होंने हम कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन अब हम खुली कचहरी में गए हैं तो हमें जो है कौंसलेट ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है 2 दिन में। उन्होंने हमें कहा है कि हम उनसे राब्ते में हैं, तो हमें अभी भी उम्मीद नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम आपके चैनल के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी बात जो है नवाज शरीफ तक पहुंचा दें और आगे जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचा दें, आला हुकाम तक, ताकि हम लोगों की मदद की जाए। हम लोग यहाँ पे मजबूर हो गए हैं। ये सब देख लें आप, बुजुर्ग हैं, ये इस कंपनी में 12-12 साल से काम कर रहे हैं। हम इधर मजबूर हैं, हमारे घर वाले उधर मजबूर हैं। खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तानी शिरका है, कम से कम मालिक इसका पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट इसको पकड़े, तंग करे, ताकि हमारे पैसे हमें दिए जाए। देखो, इंडिया के आदमी को भी जलील करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंडिया के भी 10 बंदे मौजूद हैं और हम पाकिस्तानी 16 बंदे हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारे 30 बंदे जुज़ान में। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, खाने पे हम मजबूर हो गए हैं। ना हमारे पास मेडिकेशन के पैसे हैं, ना किसी चीज़ के पैसे हैं। जुनैद, हमारे साथ नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद शफीक साहब, और वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं।
शफीक साहब। जी, मैं अमर से पूछ रहा था कि ये वजाहत से बताएंगे कि इन्होंने पाकिस्तानी कौंसलेट पर जब 2 दिन पहले ये कह रहे हैं उन्होंने अच्छे रवैये से पेश आए हैं, उन्होंने अपने 1, 2, 3 कौन से वाज़ेह मुतालबात उनके सामने रखे? सर ऐसा कोई नहीं है, हमारे लाइबिलिटीज क्लियर की जाए, हमारी तनख्वाहें हमें दी जाएं, हमारे यहाँ खाने पीने का कोई बंदोबस्त किया जाए। हम अंधेरे में बैठे हुए हैं, हमारे पास खाने पीने मेडिकेशन किसी चीज नहीं है। हम यहाँ पे लोग 12-12 साल से काम कर रहे हैं। हमारे आपको जब टर्मिनेट ठीक है, जब आपको टर्मिनेट किया गया था, फारिग किया गया था, तो आपके कुछ ड्यूज हैं वो आप चाह रहे हैं आपको मिले? जी बिल्कुल, जो जितने हमारे पैसे बनते हैं जायज वो हमें दिए जाए। हमारी सारी जमा उसके बाद फिर आप क्या जुनैद साहब आप क्या करेंगे? अगर आपके ड्यूज मिल जाते हैं तो उसके बाद आप वहीं पे रहेंगे या आप उस वीजे के ऊपर पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा? क्या सिचुएशन हो गया आपकी? जितने बंदे हैं वो सब पाकिस्तान जाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान इंडिया का, यानी कि आप कहते हैं कि जी जुनैद साहब आपका ख्याल ये आप कहते हैं कि सारे पैसे आपको तनख्वाह मिल जाए, ड्यूज मिल जाए, उसके बाद आप अपने मुल्क आना चाहते हैं। तो अभी आपको जब गए 2 दिन पहले तो पाकिस्तानी फर्दखाने ने क्या कहा है आपको? क्या करेंगे वो? किससे रब्ता करेंगे? क्या बात की है पाकिस्तानी फर्दखाने ने? कांटेक्ट किया है उन्होंने उस कंपनी के साथ, और उन्होंने टाइम लिया कि हम 6-7 कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जल्दी कर देंगे। तो उनके साथ हम कांटेक्ट में, अब हम उनको संडे को दोबारा कॉल करेंगे, लेकिन हमें अभी तक उम्मीद कोई नहीं नजर आ रही। उम्मीद है भी कि वो करेंगे क्योंकि उन्होंने रिस्पांस बहुत अच्छा दिया है, लेकिन हम आगे देखते हैं क्या होता है। हम तो अभी हमारे पास खाने पीने इससे पहले भी आपने राब्ता इससे पहले भी आपने कौंसल खाने से राब्ता किया था, सिफारिश की थी, मुतालबा किया था, गुजारिश की थी, तो उस वक्त रिस्पांस नहीं आया था? जी बिल्कुल नहीं आया था। उन्होंने मुझसे नंबर लिया था और एक फॉर्म फिल कराया था, वो मैं दे के आ गया था, लेकिन ना उनकी कॉल आई थी। फिर जारी बात है हमने यहाँ मकतबे में केस कर दिया इधर अदालत के अंदर, और वो केस हमारा 6 महीने से चल रहा है। वो 6 महीने से हमें 2 महीने की तारीख दे रहे थे। अभी भी हमारी जो नेक्स्ट उन्होंने हियरिंग दी हुई है वो 19 ऑफ मार्च दी हुई है। तारीख पे जाते नहीं है ये लोग, तारीख पे कंपनी का कोई बंदा नहीं आता। इसका मतलब है कि जो सऊदी लेबर लॉज है उनमें कोई सकम है जिस वजह से तारीख पे नहीं जाने के बावजूद आपके साथ ये ज्यादती हो रही है। लेकिन इसमें अभी जो उम्मीद की खबर नज़र आ रही है कि पाकिस्तानी फर्दखाने ने आपके साथ ये बात की है। अब आप इस प्रोग्राम की वसातत से, क्योंकि मेरा आपसे रब्ता हुआ है, तो मैं ये चाहूँगा कि इनसे आप अपने सारी जो तफसीलात हैं एक दरख्वास्त की सूरत में हमें अगर ईमेल कर सकें, हमें पहुँचा सकें, चाहे इस प्रोग्राम के थ्रू इनको आप भिजवा दें या आप हमें अंदर भिजवा दें केस। जी, इनका सारे जो कागजात हैं मेरे पास मौजूद हैं और हम आपको ईमेल भी कर देंगे ताकि आप भी अगर कुछ परस्यू कर सकते हैं तो। नहीं, मैं ऑफिशियल मैं पाकिस्तान की जो एम्बेसी है जद्दा में उनसे हम रब्ता करेंगे। ठीक है, हम जो हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान से हमसे रब्ता करेंगे, फॉरेन अफेयर से रब्ता करेंगे। इन तीनों इदारों को हम कमीशन की तरफ से, क्योंकि कमीशन को इंसानी को कमीशन का जो एक्ट है वो ये इख्तियार देता है कि उनसे पूछ सकता है। हम उनसे पूछेंगे कि हमें हफ्ते 10 दिन में इनके मामले के हवाले से ठोस प्रोग्रेस से हमें आगाह किया। ठीक है जुनैद, ये शफीक साहब ने आपको मदद करने का वादा कर दिया है। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम देखें सिर्फ जो सऊदी अरब में रहते हैं, जो मुलाजमत करते हैं, उनको टर्मिनेट करते हैं, उनकी मुश्किल नहीं है। यहाँ कुछ हमारे पास फैमिली है जिनकी मुश्किलात का भी जिक्र करेंगे, वो क्या है मालूम होगा ब्रेक के बाद। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क काम करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे पाकिस्तानी भी हैं सऊदी अरेबिया के अलावा मुख्तलिफ ममालिक में हैं जो जेल में किसी न किसी वजह से फंस जाते हैं, और उनके साथ क्या होता है, किस तरह से पाकिस्तानी रियासत उनकी मदद करती है नहीं करती। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली रज़ा, जिनके भाई 7 साल से सऊदी अरब में जद्दा के पास एक जेल में हैं। अली, मैं आप ही से ज़ाहिर जानूंगी क्योंकि आप ही बेहतर बता सकते हैं कि आपके बड़े भाई ग़ुलाम मुस्तफ़ा 7 साल पहले ड्रग स्मगलर्स के हाथों आड़े आए, और
फिर उनको सऊदी अरब में पहुंचा, आपको मालूम हुआ कि वो उनको जेल पकड़े गए हैं और जेल में डाल दिए गए हैं। कुछ आप बता सकते हैं कि क्या कहानी हुई थी? उन्होंने छोटे भाई को अगवा कर लिया था, जो स्मगलर्स थे। तो बड़े भाई को फिर फ़ोन किया कि तुम्हारा भाई हमारे पास है, हम लोगों ने अगवा कर लिया है, अगर ये चाहिए तो हमारे पास आ जाओ। फिर उन्होंने दोनों को इधर से इस्लामाबाद से ही आंखों पे पट्टी बांधी और पेशावर की तरफ किधर ज़मीन के अंदर कुछ ले गए, ज़मीन की तह के अंदर। उधर से उन लोगों ने दोनों को मारा कि अब कैप्सूल खाने हैं। उन्होंने जब मना किया तो उन्होंने बहुत मारा दोनों को। तो छोटे भाई को जब ज़्यादा मारा तो उसकी तो हालत ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर ज़बरदस्ती उन लोगों ने बड़े वाले को खिला के छोटे वाले को 4 दिन बाद छोड़ा इधर से। और हम जब बात कर रहे थे इस केस पे, आपके छोटे भाई का ज़ाहिर है जो मारा पीटा वो अभी तक मुतासिर हैं? जी अभी तक मुतासर है। आपकी फिर 1 माह बाद बड़े भाई गुलाम से बात हुई थी? जी 1 माह बाद बात। और वो सऊदी अरेबिया में उस वक्त जेल में थे? जेल में थे। और जाहिर है क्योंकि सऊदी अरेबिया में जहाँ मुझे मालूम है जब ये वाला केस होता है तो सज़ाए मौत होती है। जी ठीक है। शफीक साहब, ऐसे बहुत सारे केसेस है पाकिस्तानी जो ड्रग्स की वजह से वगैरह वगैरह जो सज़ाए मौत उनको होती है और फिर वो जेल में पड़े रहते हैं, लेकिन मुश्किल ये होती है कि उनके पास वकील नहीं होती, ज़बान नहीं आती, वो अक्सर पढ़े लिखे नहीं होते। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसमें इस हवाले से मैं कहूँगा कि ये एक दर्दनाक सूरत हाल है पाकिस्तानियों के हवाले से। उनको हर सतह पर उनके साथ ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान से जाते हुए वहाँ जाकर भी, उसके बाद भी। और जो मुतलका इदारे हैं जो जिनका काम होना चाहिए कि उनको ज़्यादती से बचाएं, वो अपना काम उस तनदहीद से अंजाम नहीं दे पाए जिसकी कौम को उनसे तवक्को है। अब इनके केस में अगर देखा जाए तो अगर जद्दा एयरपोर्ट पे वो साहब पकड़े गए होंगे जैसा अमूमन होता है इनके, तो वो उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फ्लाई नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे जो मुतलका इदारे हैं जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो वो क्या सोए हुए थे जब वो ड्रग काउंटर्स होते हैं ड्रग काउंटर, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ANF के उनकी जो टीम है यहाँ पे मौजूद होती है, फिर उनकी ASF की स्क्रीनिंग होती है, बेशुमार यहाँ पे प्रोसेसेस होते हैं। और अगर वो स्क्रीनिंग से गुजर गए तो इट मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं खामी मौजूद है, यहाँ पे कोई मिली भगत मौजूद है जिस वजह से ड्रग ये जो म्यूल्स होते हैं, ड्रग पैडलर्स होते हैं, वहाँ तक जद्दा एयरपोर्ट तक लैंड करने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं, या गफलत हो सकती है या कंस्पिरेसी भी हो सकती है। कंस्पिरेसी दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर गफलत भी है तो 1, 2, 3, 4 दफ़ा होगी ना, तो कंस्पिरेसी लेके बार बार जा रहे हैं और सऊदी जेलों में पाकिस्तानी ऐसे कैदियों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो मैं इसको फिर गफलत के ज़मरे से निकाल के मैं समझूंगा ये मुजरमाना गफलत है, ये जानबूझकर एक मुजरमाना गफलत है जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी जो यहाँ पर किसी दबाव के तहत ऐसा काम करते हैं, जिससे उन्होंने कहा ब्लैकमेल किया गया इनके भाई को, उनको दबाव के तहत उनसे ये काम कराया गया, तो फिर रियासत यहाँ पे अपना काम पूरा नहीं कर रही। मैं आपके दूसरे पॉइंट पे आती हूँ। अली, आपने जब आपके भाई अगवा हुए दोनों, और इस वक्त तो क्योंकि हम के बड़े भाई की बात करें, आपने FIR दर्ज कराने की भी कोशिश की थी जी, क्यों नहीं हुई? हम थाने में जाते थे तो वो बोलते थे हमें प्रूफ दो, और FIA में जाते थे वहाँ भी नहीं हुई। जहाँ जहाँ हम लोग सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर तक हम लोग भागे हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वो बोलते हैं कि FIR नहीं हो सकती है। और वजह यही थी कि सबूत आपके पास वो बोलते हैं कि हमें प्रूफ दो कि किस चीज़ पे हम लोग केस करें। ऐसा तो नहीं हो सकता, FIR तो दर्ज हो जाती है। कानून ऐसा नहीं कहता, कानून ये कहता है जो भी हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। और आपको धमकियाँ भी आती रही? धमकियाँ, हमें फ़ोन पे धमकियाँ आती हैं। आज से 7 माह पहले मेरा जो भाई था, अभी तक धमकियाँ आती हैं? अभी तक धमकियाँ आती हैं। जो मुझसे बड़ा रिक्शा चलाता था, बच्चों को स्कूल लेके गया है, पुल 11 से उसको पुलिस ने उठाया है, थाने में जाके उसको 5 घंटे तक उन लोगों ने मारा है। ठीक बच्चों की छुट्टी के टाइम में उसको वापस रिक्शे पे लटा के चले गए। केस कुछ भी नहीं है, बस बोलते हैं तो तुम्हारा नाम डिकेटी में आया है। किसी ने पीछे पर्चा नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। इस तरह से धमकियाँ आती हैं, फ़ोन आते हैं, और उसको मेरे 2 बार इस तरह से मार पड़ी है। और अब आपके जो बड़े भाई हैं उनके 3 बच्चे हैं और वो आपकी वालिदा के साथ हैं क्योंकि उनकी बेगम का भी इंतकाल हो गया था। तो मुश्किल ये है कि इस वक्त आपने किस किस से रब्ता करने की कोशिश की ताकि आपके भाई को वापस लाया जाए? हुकूमत की तरफ से सबसे कोशिश करते हैं, नेट पे, किससे रब्ता किया?
फेस बुक पे जिसका नंबर मिलता है कि ये हमारी हेल्प कर सकता है, न्यूज़ चैनल पे कोशिश करते हैं अगर हमारा राब्ता हो जाए, लेकिन कहीं से कोई हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। शफीक साहब, हमने एक तो आपने जो बात कर रहे थे कि यहाँ से रोका जाना चाहिए, एक तो ये है कि ज़ाहिर हमने कहा कि ANF भी मौजूद है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजारत भी है, इसमें वजारत दाखिला भी है, इसमें आपकी वजारत ख़ारजा भी है, तो अक्सर शिकायत यही मिलती रहती है। और हम क्योंकि काफ़ी स्टोरीज़ पे करते रहते हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में मुकीम है पाकिस्तानी, जो मुश्किलात हैं कि कौंसल खाने मदद नहीं करते या हुकूमत मदद नहीं करती। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक तो ये स्टेज थी, फिर उसके बाद हुकूमत के सारे इदारे जो अपना काम नहीं कर रहे ना। वजारत ख़ारजा का काम क्या होता है कि उस मुल्क में जितने पाकिस्तानी बसते हैं, स्पेशली जो वो पाकिस्तानी जो मेहनत करके खून पसीने कमाई इधर पाकिस्तान भेजते हैं, रेमिटेंस की सूरत में $बिलियन हर साल भेजते हैं, उनके लिए वजारत ख़ारजा बनी उनके लिए। हमारा तो मईशत का इन्हिसार ही है रेमिटेंस, और वो 60-70% उनकी तरफ से आती हैं ज़्यादा। तो अब उसके लिए वजारत ख़ारजा के पास कोई कॉन्सुलर प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं, इनके पास प्रॉपर इनके पास मेक शीट इन्होंने आज ही अरेंजमेंट किया हुआ है, गाइडलाइंस इन्होंने इशू की हुई हैं, लेकिन जिसको कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क कहते हैं, जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के बाद पार्लियामेंट से या और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद बनना चाहिए, वो इनके पास अभी तक कोई नहीं है। और उसमें वो उस प्रोसेस की मैं से बात कर रहा हूँ, उसमें इन सारे इश्यूज़ के हवाले से रिसर्च होनी चाहिए, इश्यूज़ आपके सामने फ्रेम होने चाहिए, सारे स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बात की जाए, जो मीडिया के वो लोग जो इन इश्यूज़ पर काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर काम करती हैं, और जो इंसानियों की तंजीमें इनके हवाले से काम करती हैं, और उसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स हैं जो इनको रिक्रूट करके लेके जाते हैं, इन सब को बैठा कर उसके ऊपर अगर उन सब का इनपुट लेने के बाद कोई कॉन्सुलर प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई जाए, ताकि जब बाद में हमारी एम्बेसी ने काम करना है तो उनको पता हो काम कैसे करना है, उनके पास कोई रहनुमाई के लिए कोई उनके पास सलाह-ए-अमल मौजूद नहीं है। ये मुलाजमतों का भी केस था और भी केसेस होते हैं जो मुझे लगता है, जो हमने बात भी की है, ओवरसीज़ मिनिस्टर से भी बात की है, बाद में ख्याल आता है, बाद में जाते हैं जब सब कुछ हो चुका होता है, एंड समटाइम्स इट्स अ लिटिल टू लेट। देखिए वो जो रिसिपेंट कंट्रीज होते हैं ना, अब पाकिस्तान के अंदर कोई अगर गैर मुल्की कोई जुर्म करेगा तो हम अपने नेशनल लॉज के मुताबिक उसको डील करेंगे, ये इंटरनेशनल लॉ की एक होता है। इसी तरह अगर वहाँ पे सऊदी अरब में कोई इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपाइनी, श्रीलंका कोई जुर्म करेगा, जो उनके लॉ ऑफ लैंड के तहत उसको वो डील किया जाएगा। तो उसमें ये हो सकता है कि जो फेयर ट्रायल स्टैंडर्ड है उनको इंश्योर करने के लिए, ड्यू प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए हमारे कौंसलर जो प्रोटेक्शन जो सिस्टम है ये हरकत में आएगा। कौंसलर एक्सेस होगी, पाकिस्तान की फॉरेन एम्बेसी इंश्योर करेगी जितने पाकिस्तानी उनको लॉयर तक सही हो, उनके जो आईनी हकूक बनते हैं, जो बुनियादी हकूक बनते हैं उस लॉ की रोशनी में या बैन अल-अक़वामी कानून की रोशनी में। क्योंकि ज़ाहिर है हमारी रियासत का आईनी ज़ाहिर फ़र्ज़ है कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अली, आखिरी मैं आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि आपने बहुत ब्रेवरी, आपने बहुत दिलेरी का मुजाहरा किया, आप बात कर रहे हैं, आपको उम्मीद इंशाल्लाह है कि हम भी कोशिश करें कि आपको मदद मिले, लेकिन डर तो नहीं लगता? अब डर तो लगता है, अभी घर में मैं हूँ, अभी मेरे साथ आने वाले टाइम में क्या होना है कुछ पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, आने का, अपनी कहानी बताने का। शफीक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की कानूनी मुश्किलात की। वो फिर भी डटे हुए हैं अपने ट्रैवल बैन पे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सदारती हुक्मनामे के ज़रिए 7 मुस्लिम ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी हुए और कानूनी कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। और उनमें कौन कौन शामिल है? उसमें कुछ ऐसी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी IT कंपनियाँ भी शामिल हैं जैसे कि फेसबुक। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी सैयद असफर इमाम साहब। असफर साहब, आप बता सकते हैं नाजरीन को आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का एक हालिया बयान भी आया है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है अदालतों पे कि वो बहुत सियासी हो गए हैं, इस पे कुछ हम तफसील बता सकते हैं?
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आमतौर पर ये कहा जाता है कि उनके दिमाग में जो भी बात आती है वो बोल देते हैं, कोई सोचते नहीं है। यहाँ अमेरिका में अदारे इंतहाई मुस्तहकम हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुंतखब सदर की तरफ से अदलिया के ऊपर, अदालती जज के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए, बल्कि ये कहा गया कि अगर अमेरिका में कोई गैर मामूली वाक़या होता है, कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी जज के ऊपर आयद होगी, क्योंकि उन्होंने उन ममालिक से जहाँ से दहशतगर्द आ सकते थे उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने इस बात की इजाज़त दे दी। असल में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बुनियाद है कि मुसलमानों को रोकने के हवाले से 7 ममालिक के बाशिंदों को नहीं, बल्कि 7 ममालिक के ईसाई और यहूदी आ सकते हैं, मुसलमान नहीं आ सकते। इसका मतलब ये है कि मजहबी बुनियाद पे इम्तियाज़ किया जा रहा है और इस बात की अमरीकी आइन में इजाज़त नहीं है। अमरीकी आइन या तो सदर ट्रंप अमरीकी आइन को तब्दील करें और उसके लिए उनको पार्लियामेंट में 2/3 की अक्सरियत दरकार है, और जाहिर है इस वक्त डेमोक्रेट तो उनके हामी नहीं है, रिपब्लिकन्स भी अब उतने ज़्यादा उनके हामी आहिस्ता आहिस्ता उनसे मुतनफ़र हो रहे हैं, और लिहाजा उनके इल्ज़ामात हैं। एक तरफ वो सियासी बुनियादों पे उनके ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है, दूसरी तरफ अदालती जंग चल रही है। और अमेरिका की तारीख़ में ये हुआ है कि अदालती जंग के नतीजे में जो मामला तब्दील हुए हैं, लोगों को हुकूक मिले हैं। माजी में भी कुछ जो कम्युनिटीज़ के साथ हुआ उनको पाबंद किया गया, लेकिन अदालती जंग के ज़रिए तमाम कम्युनिटीज़ को मसावी हुकूक मिले हैं और अमरीकी अवाम चाहती है कि कानून का बालादस्ती कायम रहे और उससे कोई भी बालादस्त ना हो सके। जी असफर, लेकिन जो ट्रंप की इंतज़ामिया है वो तो डटी हुई है, वो दिफा भी कर रही है सफरी पाबंदी की, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि एक फहरिस्त भी जारी हुई थी वाइट हाउस की जानिब से कि इतने सारे शिद्दत पसंद हमले हुए, उनको मीडिया ने तवज्जो भी नहीं दी, और यही वजह है कि ये सफरी पाबंदियाँ इतनी अहम, इतनी ज़रूरी हैं। तो ऐसा ही लग रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया तो उनकी तो कोशिश है कि ये पाबंदियां आयद हों और ये कानूनी जो चैलेंजेस है उसको पार करके इस पर अमल दरामद हो। जी बिल्कुल, देखिए ये उन्होंने यहाँ पे जो इस हवाले से मीडिया पे इल्ज़ाम लगाया है, मीडिया से तो इब्तदा से ही सदर ट्रंप के कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। उन्होंने मीडिया पे इल्ज़ाम आयद किया कि अपनी तकरीर में जो सेटकॉम में आर्मी हेडक्वार्टर में तकरीर की थी, वहाँ पे उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि मीडिया जो है दहशतगर्दी के वाक़यात का जिक्र नहीं करता, उसको नहीं उछालता, और अगर दहशतगर्दी रोकने के लिए काम किया जाता है तो उसे उछाला जाता है। दूसरे दिन व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान तमाम सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि वो उन वाक़यात का जिक्र किया जाए, बताया जाए जिसका मीडिया ने अपने मीडिया ने कवरेज नहीं दी, जिस पर जो तर्जुमान है व्हाइट हाउस के स्पेंसर, उन्होंने कहा कि वो फहरिस्त उनको बाद में दे दी जाएगी। जाहिर है उनके पास कोई ऐसी फहरिस्त है नहीं, लिहाजा वो बात भी हवा में रह गई। सदर को इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देना चाहिए। तमाम हलकों से इस बात पे दबाव डाला जा रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए सदर ममलिकत की का जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो ताकत है, वो ये तस्वर की जाती थी कि चूँकि वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ होगी। लेकिन आपने देखा कि ये जो ट्रैवल बैन लगी है उसमें जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिसमें खासकर आईटी की जो बड़ी कंपनीज है जिसका आपने भी जिक्र किया कि माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर्स है, इन तमाम लोगों ने सदर के इस बैन के खिलाफ अपने आर्गूमेंट अदालत में जमा कराए और अदालत का फैसला इसी हफ्ते मुतवक्को है और उसके बाद देख लिया जाएगा। लेकिन ग़ालिब इम्कान यही है कि ये फिर ये हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और फैसला सुप्रीम कोर्ट की सतह पर होगा। मेरी ऐसे लोगों से बात हुई है जो यहाँ पे आईटी कंपनीज चला रहे हैं, मुख्तलिफ अदालतें चला रहे हैं, उनका ये कहना है कि दुनिया भर से लोगों को के जो टैलेंट है उसे यहाँ अमेरिका लाया जाता है और अमेरिका की तरक्की की वजह जो है बुनियादी यही वही टैलेंट है जो बैरून मुल्क से इमिग्रेंट की शक्ल में यहाँ पे आए हैं और इन्होंने इस मुल्क की तरक्की दी है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तानी निज़ाद एक अमरीकी नौजवान शोएब यहिया हैं जो अपनी आईटी कंपनी चलाते हैं। इन्हें ये पाकिस्तान से भी टैलेंट को लेकर आते हैं यहाँ पे और उनसे काम लेते हैं। इसके अलावा दुनिया भर से H1 वीज़ा पे लोगों को लेके आते हैं और यहाँ पे उसमें काम कराते हैं। मैं चाहूँगा कि आप क्या इनसे भी गुफ्तगू करें और इनसे भी हालात के बारे में मालूम करें। जी अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुझे मालूम है कि वहाँ ठंड भी बहुत है इस वक्त, लेकिन ठंड की बात हम कर रहे हैं, जो बिज़नेस या कारोबारी कम्युनिटी है
वो भी they're very cold towards this travel ban as well. जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. जिस तरह से यहाँ पे वाशिंगटन के पॉलिटिकल हालात और हवा चल रही है, उसी तरह यहाँ आज मौसम भी है, तो हवा बहुत तेज़ है. आई होप यू कैन हियर अस ऑलराइट. यहाँ पे जो इस वक्त सबसे बड़ा एक कैटेक्लिज्मिक इवेंट हुआ है टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए, आईटी इंडस्ट्री के लिए, वो ये स्टेटमेंट है क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से कि वो कुछ मुल्कों को बैन करना चाहते हैं. ऑब्वियसली क्या कहते हैं गवर्नमेंट के इस डिसीजन के ऊपर कोर्ट्स मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसको छोड़ेंगे. ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो अपने इस फैसले को पूरा उस पर कंप्लीट करवाएं इस फैसले को. और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को इससे बहुत नुकसान है, और उसकी मेन वजह ये है कि सारी दुनिया से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो टैलेंट को यहाँ लेकर आती है. उसका जो तरीका है उसके लिए उनके वीज़ास हैं, लेकिन वो ये नहीं देखती कि किस मुल्क से ला रहे हैं, किधर से ला रहे हैं, उनका मज़हब क्या है, उनके दूसरे क्या अकायद हैं. सिर्फ ये देखते हैं कि उनका टैलेंट क्या है और वो इस मुल्क में किस तरह से अच्छी तरह से एक नई इनोवेशन क्रिएट कर सकते हैं. उसको बहुत सख्त नुकसान पहुंचेगा. आपने ऑलरेडी देखा है बहुत सारी कंपनियों ने इसके बारे में कंप्लेन की है, बहुत सारी कंपनियों ने अपने कंसर्न्स दर्ज किए हैं, और उसमें हम भी हैं GCV सर्विसेज के. हम चाहते हैं कि अच्छे टैलेंट को यहाँ हम ला सकें. अगर दुनिया में कोई 0.001% ऐसे लोग हैं जो कि किसी किस्म की दहशतगर्दी कर सकते हैं, तो उसकी वजह से 99.99% लोगों के ऊपर ये इस तरह के कानून नहीं करने चाहिए. ठीक है शोएब और असफर, आपके साथ बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद. वेलकम बैक टू द शो. हम बात कर रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सफरी पाबंदियां, वो किस तरह से बिजनेस और कारोबार को भी मुतासर कर रहे हैं. शोएब, ऊबर एक ऐसी कंपनी है जिनके CEO ट्रंप के साथ मुंसलिक रहे, एडवाइजरी कैपेसिटी में मुशावरत कर रहे थे, लेकिन जब ये सफरी पाबंदी आयद हुई, उन्होंने भी अपना एहतजाज रजिस्टर किया और अलहदा हो गए थे ट्रंप इंतजामिया से अपने आप को अलहदा कर दिया. जी हाँ, उन्होंने भी अलहदा कर दिया, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो अपनी कंप्लेन कर रही हैं. मेरा नहीं ख्याल कि उसको अपने आप को अलहदा करना चाहिए था. अगर वो इस कम्युनिटी में था तो ही शुड हैव पुट हिज वॉइस स्ट्रॉन्गर इन फ्रंट ऑफ ट्रंप कि ये चीज़ें जो है ये नुकसानदेह हैं, मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं. तो स्टेप आउट करके मेरा नहीं ख्याल कि उसने ज़्यादा अच्छा काम किया. ही शुड हैव स्टेड इन द गेम एंड ही शुड हैव वॉइस्ड हिज ओपिनियन. जहाँ उसको मौका मिलता बात करने का, वो उसको समझाता जाता. तो बट डेफिनेटली उन्होंने अपनी अपोजिशन शो किया. शोएब, अगर आप बता सकते हैं नाजरीन को H1 वीज़ा क्या होता है, आप अगर ज़ाती तौर पर मुतासर हुए या नहीं, और क्या उम्मीदें अब रखते हैं कि अब जब ये अदालत में है आगे क्या हो सकता है? जी, तो H1 वीज़ा जो है वो टैलेंट के ऊपर एक वीज़ा होता है कि कोई किसी शख्स की टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा है, उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि वो समथिंग एक्सेप्शनल क्रिएट कर सकता है. तो ऐसे लोगों को अमेरिकन गवर्नमेंट इजाज़त देती है कि आप उनको H1 वीज़ा के तहत अमेरिका में ला सकें. ये लोग आमतौर से काफ़ी इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं. एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप उनको क्वालिफाई करते हैं. उस क्वालिफिकेशन के बाद जब वो यहाँ अमेरिका आते हैं, फिर वो जॉब अपनी शुरू करते हैं. दे आर हार्ड वर्किंग. देर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि उनमें ये इस तरह के टैलेंट्स हैं जो हमें यहाँ नहीं मिल रहे. अगर मिल रहे हो तो हम ऑब्वियसली कोशिश करते हैं यहीं से हायर करें. तो जब वो नहीं मिलते तो हम ऐसे लोगों को लेके आते हैं, और उनमें ऐसे लोग बनते हैं जो गूगल क्रिएट करते हैं, जो ऊबर क्रिएट करते हैं, जो अमेज़ॉन क्रिएट करते हैं. ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो बाहर से इमिग्रेंट्स ने आके की हैं. अब क्या हो सकता है यहाँ पे कई चीज़ें H1 वीज़े के मुताबिक डिस्कस हो रही हैं. उसमें सबसे
ایک بات جو بڑی ہو رہی ہے وہ یہ کہ ان کی سیلریز کو بہت ہائی کر دیں. تو سیلری اگر بہت ہائی کر دیں تو ہو سکتا ہے بعض کمپنیاں اس کو ہینڈل کر سکتی ہیں اور زیادہ سیلری دے سکتی ہیں. لیکن H1 کا جو مقصد ہے اصل وہ سیلری ہائی کرنا نہیں ہے، انوویشن ہے. اگر آپ انوویشن کو روک دیں اور اتنا مشکل کر دیں، خاص طور سے وہ کمپنیاں جو کہ نئی اسٹارٹ اپس ہیں، جو وہ کمپنیاں جو کہ ابھی نئے اپنے ٹیلنٹ کو لے کے آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آگے لوگ ہائر نہ کر سکے، انوویشن سلو ہو جائے، جو نئی ایجادات ہیں اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے. اسفر، میں آپ سے یہاں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو میں پڑھ رہی ہوں امریکی میڈیا میں، کہ مسلسل جو اپروول ریٹنگز ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس میں کمی آتی جا رہی ہے. لیکن جو امیگریشن بین ہے، جو ٹریول بین ہے، وہ خاصا مقبول رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا تضاد ہے، اس کا اگر تھوڑی سی آپ وضاحت کر سکیں. سوال پوری طرح سمجھ نہیں سکا، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ٹریول بین کے بارے میں آپ کچھ بتا دیتے. جی، پولز جو مختلف سامنے آئے ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ جو ہیں وہ ایک طرف گر رہی ہیں، لیکن جو سفری پابندی کا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے، حکم نامہ ہے، وہ مقبول ہے، وہ پاپولر ہے. ہاں دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال جس بڑے پیمانے پہ یہاں پہ ایک پروپیگنڈا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، امریکی عوام سیکیورٹی کے حوالے سے تو بہت زیادہ کنسرن ہے، اور سیکیورٹی کے لیے کوئی بھی اقدامات کیے جائے تو اس کو یقیناً سپورٹ کریں گے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اقدامات جو ہیں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ایک جو سفید فام جو اکثریت ہے، اسے اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ یہاں آہستہ آہستہ اس ملک میں جو ڈیموگرافی ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور اس لیے بھی ان چیزوں کی حمایت کی جاتی ہے. لیکن بہت سارے دوسرے اقدامات ہیں، بہت ساری دوسری باتیں ہیں جو صدر ٹرمپ کو انتہائی غیر مقبول کرتی جا رہی ہیں. تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. عام طور پہ صدر جو منتخب ہوتا ہے اس کے فوری بعد اس کی جو پاپولیٹی کا جو گراف ہوتا ہے وہ 75-80% تک چلا جاتا ہے. لیکن یہ واحد صدر ہیں جن کی پاپولیٹی کا گراف جو ہے، پاپولیٹی کا گراف جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے، 30% تک جا کے پہنچ چکا ہے. تو یہ لوگوں کا عدم اعتماد ہے ان کے اوپر میں، اور لیکن بہرحال وہ سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات چاہتے ہیں. یقیناً سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات کیے جانے چاہیے، لیکن بالکل تمام لوگوں پہ یکسر مذہبی بنیادوں پر امتیاز کرتے ہوئے پابندی نہیں عائد کی جائے. کہ کوئی ریپبلکن پارٹی میں ابھی تک تو فی الحال نہیں ظاہر ہے، کیونکہ وہ ان کے صدر ہیں، ان کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، لیکن کوئی ڈفرینسز کچھ سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، پارٹی اسٹرکچر یہاں پہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک بالکل پارٹی سے باہر کا فرد جو کہ ماضی میں ڈیموکریٹس کو حمایت کرتا رہا ہے، اس کی فنڈنگ کرتا رہا ہے، وہ ریپبلکن پارٹی کا سربراہ بن گیا ہے. یہ اس طرح کا سیٹ اپ ہے کہ یہاں پہ ہر 4 سال کے بعد پارٹی کے انتخابات ہوتے ہیں. جو صدارتی انتخابات سے پہلے جو پرائمری انتخابات ہوتے ہیں وہ دراصل پارٹی کے انتخابات ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی شخص کسی بھی پارٹی کی طرف سے کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کے وہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس پارٹی کا نہ صرف سربراہ بنتا ہے بلکہ اس ملک میں اس کے صدارتی امیدوار بھی نامزد کر دیا جاتا ہے. تو ٹرمپ اس وقت پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور لیکن جو پارٹی کے دیگر لوگ ہیں جن کو انہوں نے پیچھے کر کے اور ان کو رونتے ہوئے اپنا مقام بنایا، وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کی بڑی شدید مخالفت کی ہے. اور اس وقت مصلحتاً، اور اس وقت چونکہ صدر وہ بن چکے ہیں صدر ٹرمپ، لہٰذا ابھی تک تو ان کے ساتھ ہیں، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ بہت دنوں تک وہ ساتھ نہیں دے سکیں گے. بہت بہت شکریہ اس موسم میں ہوا میں ہمارے ساتھ بات کرنے کا. کیپٹل ہل سے، واشنگٹن ڈی سی سے سید اسفر امام اور شعیب یحییٰ. پروگرام کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے دینا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج حاضر ہے، ہم جواب بھی دیتے ہیں، ٹویٹر ہینڈل بھی موجود ہے. پیر تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.